Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple City and I am a second year student. So आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है, जो उसमें केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम है। तो उसे चालू करते हैं। ओके। तो केमिस्ट ये हमारा प्रैक्टिकल जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसका वो टॉपिक है ये। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होगा और कुछ लॉजिकल सवाल होंगे, तो उनको कंप्लीट करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो ये बेसिकली हमारा जो केमिकल रिएक्शन एक चैप्टर होता है। उसके बाद जैसे एक हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है, थर्मल आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम टाइप के दो चैप्टर होते थे। तो ये उसका थोड़ा छोटा वाला पार्ट है। ओके। इक्विलिब्रियम जो हम जेई के टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें हम दोनों टाइप के पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों रिएक्शन को देखेंगे। तो वही पीएच वीएच और केपी केसी वगैरह ये सारे सवाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मैंने ऊपर इसकी चैप्टर का नाम लिख दिया है। पहले चालू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो हर बार की तरह इसमें 5-6 पार्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस के 2 होंगे, फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, ऐसे 5 कुछ होंगे। तो चलिए पहला वाला करते हैं, मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो रीड कर। We know that the relationship between Kc and Kp is Kp equals to Kc into RT or delta Ng. Okay. What would be the value of delta N for the reaction NH4Cl in equilibrium with NH3 gaseous plus HCl gaseous? तो देखिए, आपको बोला है कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन। तो देखिए, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको सबसे पहले ये बताया होगा कि अगर इक्विलिब्रियम है, अगर मान लीजिए एक ये ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, और वो प्रोडक्ट बना रहे C+D, और ये दोनों हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर आपने इनको रेस्ट कंडीशन में छोड़ दिया तो ये कहीं आगे नहीं जाएगी, कहीं पीछे नहीं जाएगी। यानी कि वो अपनी कहना चाहिए रेस्ट कंडीशन पे रहेगी, वो कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव नहीं कर सकती। तो इस पार्ट पे हमारा जो एक कांस्टेंट आता है, जो हम जिससे हम डिफाइन करते हैं कि उस इक्विलिब्रियम का कह सकते हैं प्रॉपर्टी है एक टाइप से। यानी कि कुछ कंसंट्रेशन होगी, इसकी C1, इसकी कुछ C2 होती है, इसकी C3 मान लीजिए, इसकी C4 मान लीजिए। तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारा क्या आता है, हमारा जो कांस्टेंट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम केसी से डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, या फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ओके। और हमारा केपी उसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर कह सकते हैं। ओके। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसके बीच में हमने कुछ हमारे चैप्टर में, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक रिलेशन बताया होगा केपी और केसी के बीच में। केपी का कुछ ऐसा फॉर्मूला था, प्रेशर अपॉन डेल्टा। पहले रिएक्टेंट का प्रेशर ले लेते अपॉन में, सॉरी प्रोडक्ट का प्रेशर ले लेते अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर ले लेते, और जो डेल्टा एन होता है, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है उनका, उसकी पावर से इंटू करते हैं। वैसे केसी में भी करते। और हम जब हम उन्हें दोनों को रिलेट करते हैं, केपी और केसी को, तो उसकी कंडीशन कुछ ये आती है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ओके, वहां सिर्फ डेल्टा एन लिखना है, डेल्टा एन जी होता है। तो डेल्टा एन जी बेसिकली होता क्या है, डेल्टा एन इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। ओके। तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस, हमने प्रोडक्ट के मोल में से अपने रिएक्टेंट के मोल्स माइनस करना है, ऑफ गैसेस। देखिए, यहाँ सिर्फ गैस की बात होगी। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ जो लिखा है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ, जैसे आपने कभी पढ़ा तो डेल्टा एन, आप जैसे ऐसे ऐसा मान लेते, जैसे कि शॉर्टकट में आप ऐसे लिखते ना, डेल्टा एन हो गया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स लिख लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रोडक्ट होता है तो उसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो आपको सिर्फ गैसियस कांस्टेंट लेना है, इनके नहीं लेना है। तो देखिए, अगर हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है NH4Cl, देखिए सॉलिड है इसका रिएक्टेंट, और NH3 सॉरी गैशियस है, प्लस HCl गैशियस। तो देखिए, रोड साइड दोनों हमारे जो हमारे बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैशियस है, पर जो रिएक्टेंट है वो हमारा सॉलिड में। तो देखिए, इसका जो वो आएगा कांस्टेंट, वो थोड़ा अलग आएगा। कैसे आएगा, केसी
इसमें क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। ओके, तो हमें सिर्फ डेल्टा एन निकाला, तो डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिजल्टेंट। लेकिन ये वाला नहीं है, जो मैंने उसके ऊपर लिखा है ना वो वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2, और माइनस यहाँ पे अगर कहीं कोई बंदे आने की जैसे 1 लिख दिया और इसका आंसर ला लिया उसने 1, तो ये डायरेक्टली गलत होगा और आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। आपको जब भी डेल्टा एन कैलकुलेट करना है तो सिर्फ सॉलिड गैसेस का लेना है, सॉलिड वाले और लिक्विड वाले का नहीं लेना है। तो यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है देखिए NH4Cl सॉलिड है तो इसका कोफिशिएंट 0 है, यानी कि सॉरी इसका कोफिशिएंट 1 है, पर वहाँ गैसियस रिएक्टेंट नहीं है तो हम उसका नहीं लेंगे। तो डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है 2। तो देखिए कई बंदे थोड़ा गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको अच्छे से लेना है। मैं ऑप्शन चलो आज आंसर भी हम टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा स्टार्टिंग था चैप्टर का, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दिया। डेल्टा एन बहुत छोटी सी चीज थी और इजी थी, फिर भी मैंने अच्छे से समझा दिया। पर आगे हम ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी कर पाए, क्योंकि ये चैप्टर ना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो ट्राई करेंगे कि 2-3 लेक्चर में फिनिश हो जाए पूरा चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। ओके, तो इसमें रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ओके गिब्स फ्री एनर्जी होती थी हमारी इज ग्रेटर देन 0। तो हमने जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, और हमने बहुत से क्वेश्चन भी किए थे इसके एग्जाम्पलर वाले चैप्टर में, कि डेल्टा जी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 में रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसको बोला है तब जब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पे क्या डिपेंड करेगा। तो देखिए इसके पीछे भी एक रिलेशन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो देखिए रिलेशन बिटवीन, पहले मैं आपको रिलेशन लिखवा देता, फिर आपके पास जो दिया है वो लिखवा दूंगा, और आपसे जो पूछा गया है वो हम निकाल लेंगे इजीली। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो देखना है आपको पहले, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी जो हमारा हो गया गिब्स फ्री एनर्जी और एंड के क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके बीच में एक रिलेशन था, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, -RT ln K। ओके, तो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन पाएगा। और अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप पिछले चैप्टर को रेफर कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से बताया गया डेल्टा जी। तो आपने इसमें बोला है डेल्टा जी की वैल्यू उसने बोला पॉजिटिव। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो निगेटिव आ गया, अगर हम RT को हम पॉजिटिव मान लें, ओके, तो लॉग ऑफ के को भी हम निगेटिव करेंगे तभी ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव होगा। ओके, तो देखिए अगर ये आपके पास इनिशियली जो वैल्यू थी वो निगेटिव थी, ओके, तो अपन उसको बाहर रखते हैं। RT की वैल्यू तो कांस्टेंट था, हम उसको भी बाहर रखते हैं। अब बचा सिर्फ लॉग के, और सिर्फ हमारा के चेंज हो सकता है, क्योंकि के जो हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कम है और डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ माइनस में आ रही है, तो हमारा निगेटिव आ सकता है। तो देखिए जो कांस्टेंट के होता है उसके ऊपर लॉग भी क्या करेगा, लॉग कुछ नहीं कर सकता के की वैल्यू। तो देखिए लॉग जो हमारा लॉग ऑफ एक्स तो जो होता है हमारा, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन, मैंने यहाँ गलत किया, एक्स ग्रेटर देन 1 है तो। लेकिन अगर हमारी एक्स लेस देन 1 आ गई तो उसकी वैल्यू जो हमारी लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, निगेटिव आती है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि जो लॉग के अंदर जो हमारा के है उसकी वैल्यू जब तक लेस देन 1 नहीं होगी, ये वाला देखो के की वैल्यू जब तक लेस देन 1 नहीं होगी, देन इफ के इज लेस देन 1 देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को आपको पॉजिटिव बनाना है तो एक और निगेटिव इम्पोर्ट यानी इम्पार्ट करवाना पड़ेगा, और उसको इम्पार्ट करवाने के लिए आपके पास एक ही चीज है जिसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर नहीं लिखा मैंने एक शीट में, इसमें लिख देते हैं। क्या था इसका ऑप्शन, ओके फोर्थ था, तो चलिए फोर्थ मार्क कर दीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा है, सेकंड वाले का भी आंसर फोर्थ ही है, तो आप फोर्थ टिक कर दीजिए। ये वाला फोर्थ, तो मैं यहाँ पे भी टिक कर दे रहा हूँ, ये लेस देन 1। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अगर आप वहां सीधे लिख देंगे कि लॉग ऑफ के की वैल्यू लेस देन 0 होगी, पर लॉग ऑफ के तो चेंज ही तब होता है जब के की वैल्यू उसके अंदर की वैल्यू 1 से कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज देख देगा, आपको लॉग की प्रॉपर्टी भी पता रहना चाहिए कुछ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए थ्योरी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन पार्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। ओके, देखिए हमें इक्विलिब्रियम प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक कौन फॉलो नहीं करता वो बताना है। पहला, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। ये तो सही है। यानी अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें कुछ आगे और पीछे नहीं, रिएक्शन कुछ होगी नहीं, तो उसमें इक्विलिब्रियम की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, दूसरा देखते हैं। यानी हमें इक्विलिब्रियम, यानी कोई प्रोसेस हो रही है और उसके बीच में उसमें इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो ये वाली तो सही। सेकंड वाला देखते हैं। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हाँ, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन बोला है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन सेम है, प्रेशर है तो प्रेशर सेम है, तो वो केपी हो जाता है, केसी हो जाता है, वैसे ही हमारा के एक्स हो जाता है जब मोल फ्रैक्शन हमारा सेम होता है। उसके भी अलग रिलेशनशिप थी सभी के साथ में। ठीक है। थर्ड, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसमें उतना डिफरेंस नहीं आता। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। ओके, वो स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है। द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। हाँ, ये तो प्योरली ट्रू है थर्ड स्टेटमेंट। तो मुझे थर्ड वाले का ऑप्शन थर्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, चाहिए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला इज नॉट करेक्ट। क्यों? तो देखिए, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके रेफरेंस के लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे अपन आइस और वाटर के बीच में अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो, और एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो उसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आपके पास वाटर है या आपके पास आइस है, अगर ये वाटर से आइस बनेगा, तो देखिए ये पानी था, लिक्विड था, ये सॉलिड बन गया। और ये जब इधर होगा, तो ये जो आइस था हमारा, आइस ये वाटर हो गया, तो ये हमारा क्या पानी बन जाएगा। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना, तो दे डू नॉट स्टॉप फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये वाली चीज के बारे में बात है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है TCl5, TCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। ओके, और हमारे पास टेम्परेचर दे दिया है 500 केल्विन, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, और एक क्लोज कंटेनर में, एंड देयर कंसंट्रेशन। ओके, हमारे पास कंसंट्रेशन भी दे दिया है 0.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। वैसे PCl3 के रिस्पेक्टिवली यानी कि सब बराबर ही। ओके, 1.2 और 1.2 10⁻³ या 10⁻²। ओके, तो हमें वैल्यू ऑफ केसी। ओके, देखिए मैंने जैसे देखिए आपको पहले ही जो एग्जांपल था, यानी पहले क्वेश्चन था, उसमें आपको सॉरी ये था क्या? हाँ, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, यानी कि जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तब हम उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हर एक प्रोडक्ट की, हर एक रिएक्टेंट की एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी जो कि वेरी नहीं करेगी। यानी कि हमारी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ गई तो कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे हमें केसी की वैल्यू निकालना है। तो हमने जब भी तो उसका थ्योरेटिकल यानी लॉजिकल पार्ट देखा, अब कैलकुलेशन पार्ट देखा। हमें बताना है कि किस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो PCl5 जो है इसमें हम तोड़ रहे हैं। ओके, इसका होता है PCl3 प्लस Cl2। रिएक्ट रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, Cl5 ओके नाइस, तो रिएक्शन तो सेम है। ओके, और क्या हुआ है, सभी गैसियस प्रोडक्ट हैं, और इनका कोफिशिएंट तो बनी है। कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है उसमें, अगर आपके पास केसी निकालने में फिर डायरेक्ट केपी बोल दिया तो आप डेल्टा एन जी इंटू आर टी लगा के सीधे निकाल सकते हैं। तो जैसे हम केसी निकाल लें, केसी की वैल्यू क्या आ गई? PCl3। देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखूंगा, प्रोडक्ट का इंटू Cl2 का, और उसके ऊपर उसकी जो कोफिशिएंट होता है, इसका 1, इसका भी 1, और डिवाइडेड में PCl5 रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। आपके पास सभी की कंसंट्रेशन दी हुई है, वो लिख लेते हैं। 10⁻³ इंटू, देखिए ये इंटू में, ओके, 1.2 इंटू 10⁻³ दिया है। ओके, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1.2 इंटू 10⁻³ 120। हाँ, दोनों की सेम दी है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे रख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ का
होल स्क्वायर तो ये 6 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, PCl5 का कंसेंट्रेशन कितना दिया है, 0.8 इंटू 10⁻³ इधर से इधर काट दीजिए। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इजी सी कैलकुलेशन, तो इसका आंसर कुछ कितना आता है, 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ओके, इजी। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहीं मैच कर रहा है। हाँ, तो इसका ऑप्शन है बी। ओके, तो आप इसका ऑप्शन बी मार्क करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा ऑप्शन, क्योंकि के पी और के सी है। देखिए अब मैं आपको वो बता रहा, यहाँ पे इसने कुछ लिखा नहीं है क्या कि, सॉरी मैंने कुछ गलत मार्क कर दिया। आपको एक चीज और मैं बताता इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, यूनिट आई होगी। क्या यूनिट आई होगी यहाँ पे, मोल पर लीटर इनवर्स। यहाँ पे भी मोल लीटर इनवर्स। ओके, नीचे भी क्या आई होगी, मोल लीटर इनवर्स। और सभी का कांस्टेंट देखिए, सभी का कोएफिशिएंट 1 है, तो उनकी पावर में इंटू नहीं होगा, तो उनकी जो वैल्यू है, यानी कि जो उनकी यूनिट की वैल्यू है, वो भी इंटू नहीं होगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक से एक काट दिया तो आपके पास एक वैल्यू तो बच जाती है। अगर आपके पास स्क्वायर आ जाता तो स्क्वायर में आ जाता, तो इसका आंसर देखिए, मोल लीटर इनवर्स में आएगा 1.8 इंटू 10⁻³ ये आंसर है इसका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसने वो नहीं लिखा है, तो इसका आंसर बी ही है, हालांकि उसने यूनिट नहीं लिखा है। ओके, उसका थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, वहां पे मोल पर लीटर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का है। मुझे लगा कि नीचे वाला लीटर मोल उसने गलत लिखा है, पर आपको अगर ये थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर लीटर के ऊपर इन्वर्स आता और मोल सही के जैसे कैसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं आती, थर्ड हमारा ऑप्शन होता। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है फिलहाल तो। ओके, उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट और इनकरेक्ट देखें। तो ये भी विद इन सेकंड ऑफ टाइम में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। पढ़ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो देखिए इनकरेक्ट कुछ है, अगर आप डायरेक्ट चाहेंगे और पहला ही क्वेश्चन आपको जब ऐसा दिखता है तो आप स्टार्टिंग लाइन देखेंगे और वहां पे आप देखेंगे पूछा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आप सीधे सीधे देख लेंगे ऑप्शन जो करेक्ट है उसको टिक कर देंगे। आप ये देखेंगे नहीं कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो पहला ऑप्शन, इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, मास ऑफ आइस एंड वाटर फ्लोज, वाटर डस नॉट चेंज इन द टाइम। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर आप किसी फ्लास्क है उसमें आप वाटर डाल दीजिए या फिर आइस डाल दीजिए, तो उन दोनों का मास हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ओके, तो पहला वाला कंडीशन तो मेरा सही है, यानी कि उसमें कोई गलत नहीं। सेकंड, the intensity of red color increases when the oxalic acid is added to a solution containing iron, nitrate and potassium thiocyanate. ओके, तो इस पे भी मैं आता, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, हमें रिएक्शन करके बतानी पड़ेगी कि वो रिएक्शन हमारी कलर इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है हमारा, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड। ओके, ये तो ट्रू बात है, यानी कि कैटलिस्ट के डालने और ना डालने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम रेट को बढ़ाता है या फिर उसका रेट को घटाता है, ना कि वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज करता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे व्यू दे दूँ। देखिए केसी है, तो ये केसी हमारा क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, वैल्यू। तो इसमें क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेशन C1 आ गया, C2 आ गया, अपॉन C3 आ गया। लेकिन इसमें हम रेट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। लेकिन जो इसका रेट होता है, रेट, वो हम कैटलिस्ट से रेट, यानी कि रेट ही है एक टाइप से, पर जो कैटलिस्ट होता है वो प्रोसेस करने को हमारी और मदद करता है, और थोड़ा हम फास्ट कर सकते हैं उससे, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ओके, तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है, इनकरेक्ट नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीज। ओके, तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये यानी थोड़ा टॉपिक अच्छा था, तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया तो आपको चैप्टर फिर से रेफर करना पड़ेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, इसमें आपको देखिए, अब आपको मैं ये रिएक्शन लिखवाता। आपने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी, ये हम इसे FeHCN भी कहते हैं, इसको रेड ब्लड, यानी कि एकदम रेड के ब्लड के जैसे कलर बन जाता है इसका। ठीक है, तो कौन सा था बी ऑप्शन, ये देखिए इसमें क्या आंसर था, Fe+3। देखिए कैटायनिक आयनिक रिएक्शन है ये, Fi+3 में HC है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अभी हम सब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये SCN, और इसके ऊपर आ गया +2 चार्ज। अब इसमें क्या बोला है उसने, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है व्हेन रिएक्शन फॉरवर्ड्स इन द डायरेक्शन
ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है जब वो सॉल्यूशन में डाला जाएगा आयरन नाइट्रेट, ओके, व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनाइड। देखिए ये हमारा आयरन नाइट्रेट है, तो ये आयरन नाइट्रेट मैंने ये कैसे लिख दिया, देखिए जो Fe है, Fe और नाइट्रोजन की जब आप रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज होता है वो Fe के प्लस चार्ज से, सॉरी नाइट्रोजन का माइनस चार्ज Fe के प्लस चार्ज से रिएक्ट करता है, तो वो Fe+3 बाहर निकालता है। तो उसी के कारण उसका कंटेंट क्या होता है, थायोसाइनाइड, सॉरी, आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम। अब आपने बोलोगे देखिए बेसिकली ये रिएक्शन क्या है मैं बताता हूँ। ये Fe और नाइट्रोजन के बीच में रिएक्शन है, और ये KSCN, तो ये K प्लस और ये पूरा रिएक्शन माइनस में जाता है, ये प्लस -3 में जाता है, +3 में जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन है बेसिक। तो आपको नाम से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा पोटेशियम थायोसाइनेट है। ओके, तो ये जब रिएक्ट करते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट्स, तब क्या होता है Fe+ आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाने लगता है, यानी क्या कहते हैं, यानी रिएक्शन नहीं करता। जो हमारा देखिए Fe+3 जो है Fe+3, वो इसके साथ में जो ऐसे रिएक्शन लिखा रहा है मैंने, वो एकदम ऐसे आइसोलेटेड रिएक्शन नहीं बना था, वो बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, तो एक चैप्टर तो हमारा कंपाउंड केमिस्ट्री था शायद तक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें हमने इन सब के बारे में बात करी थी, जिसमें मेरे को जहां तक याद है जिसमें वो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था ना, जैसे डाइमर हो गया, डाइमीन हो गया, ट्राइमीन हो गया, टेट्रामीन हो गया, तो हम बहुत सारे वो बनाते थे, यानी कि उनकी चेन रिएक्शन वैसे वाले। तो देखिए उसी में हमने एक कंपाउंड पढ़ा था FeC2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, तो देखिए ये उसका C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का आ गया, और Fe+3 आयन का ये आ गया, तो ये -3 हो गया। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। ओके, तो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स आयन द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3, तो देखिए Fe+3 की कुछ कंसंट्रेशन होगी, लेकिन वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, तो उसके जो आयंस होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आयंस के साथ फॉर्म हो गया, तो वो इजीली फ्री नहीं है, तो वो यानी कि घूमेगा नहीं वो। ओके, बाहर एकदम फ्री नहीं घूम सकता, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीज के लिए मैं ऐसा डाउनवर्ड साइन बनाता हूँ। ठीक है, तो विच इन टर्न, यानी इसकी टर्न में, यानी कि Fe+3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, तो रेड कलर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था उससे Fe कलर इंटेंसिटी सिटी डिक्रीजेस। ओके, तो इंटेंसिटी का कलर भी डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, द रेड कलर इंक्रीजेस विद ऑब्जेक्ट, तो इंक्रीज नहीं का था, जबकि यानी कि वैसे तो रेड कलर बनाता है, पर वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम एसिड डालेंगे उसमें, क्योंकि वो मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा Fe+3 के साथ। और जो हमारा रेड कलर फॉर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, Fe के कारण हो रहा है। आपको पता है ना, रेड कलर आयरन और आयरन Fe+2 Fe+ की प्रॉपर्टी, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, तो उसकी बात है। ये आपने D&F ब्लॉक में पढ़ा होगा शायद तक, डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो ये उस चीज का है। तो देखिए मैंने आपको ब्रीफ इंटर यानी कि ब्रीफ बता दिया इसका, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to cobalt nitrate solution, okay, at room temperature, ठीक है, the following reaction takes place and the reaction mixture becomes blue, okay, ठीक है, on cooling, इसमें भी कलर चेंज हो रहा है, on cooling the mixture it becomes pink on the basis of the information mark the correct answer, okay। तो COHO ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, COH2 देखिए हमारा ये हो गया कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन में से जो H2 के साथ फॉर्म करेगा वो वाला रिएक्शन हो गया। ठीक है, देखिए जब कोबाल्ट रिएक्शन हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो पिंक से ब्लू हो जाता है ना, वही Cl- आयन उसने छोड़ा, और COCl4 और H2 लिक्विड बना दिया। तो इसके बाद में हमारे डेल्टा H के बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, COH2O6 3 पॉजिटिव,
एक्वस फॉर्म में है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम में है किसके, ये भी देखिए हमारे पास ये जो COH2O6 है और COCl4 ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स आयन है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है कलर शो करने के लिए, और ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ क्या रहता है उसमें, बहुत सी चीजें मैटर करती है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर LG कुछ तो था मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लिगेंड टू लिगेंड ट्रांसफर आयंस, ये सारी चीजें रहती थी, उस कारण हमारा कलर शो करता था, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन इनके सारे स्ट्रक्चर बनते हैं COCl4 के, कुछ टेट्राहेड्रल वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया होगा आपने तो और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, तो जो रिएक्शन है, तो देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर बिकम ब्लू, ओके। तो जब रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, ठीक है, इधर से इधर जा रही है, यानी कि फॉरवर्ड जा रही है, तब वो पिंक से ब्लू हो रही है, ओके ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन व्हेन व्हेन रिएक्शन शिफ्ट्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी, बैकवर्ड यानी कि इधर चल जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन यानी कि बेसिकली ये हिट करे ऑन कूलिंग। देखिए जो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट दी थी ना, ऑन कूलिंग, कूलिंग करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इससे क्या पता कर रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, समझे, यानी कि आप कूल कर रहे हैं तो आपकी रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप अगर किसी चीज को कंडेंस कर रहे हैं तो वहां पे कुछ हीट निकलती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट निकलती है तो डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0 आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हमने फॉरवर्ड क्यों नहीं करा, हमें यहाँ बैकवर्ड की ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, डेल्टा इज फॉर द रिएक्शन, ओके रिएक्शन, हमारे पास उल्टी रिएक्शन की वैल्यू है, ठीक है, जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इन दिस क्वेश्चन वी वांट दी फॉरवर्ड फॉरवर्ड डेल्टा एच वैल्यू, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू को लेस देन 0 होगी, लेकिन ये हमारे कौन सा केस है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के केस में। लेकिन हम जब फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब हमारा जो रिएक्शन आता है वो आता है हमारा एंडोथर्मिक, क्योंकि उल्टा होगा, सीधे सीधे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो सीधे या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है एक साइड, या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है, और उसके अपोजिट वाइस वर्सा आंसर आएगा हमारा एंडोथर्मिक, हमारा डेल्टा एच की वैल्यू 0 आती है, ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर है। ये आंसर कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे टिक कर लीजिए, खत्म, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द पीएच ऑफ द न्यूट्रल वाटर, ओके देखिए पीएच का क्वेश्चन आ गया, मैं देख ही रहा था कि अभी तक पीएच के क्वेश्चन क्यों नहीं आया, तो देखिए अभी तक हम कंडक्टिविटी सॉरी कांस्टेंट वगैरह से खेल रहे थे, अब अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो देखिए पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 25 डिग्री एट 7, ओके ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट, ये रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं भी दिया रहता तो हम एज्यूम कर लेते हैं, और उसमें पीएच 7 होती है, हमें बहुत पहले से पता है, हम शायद 10th 11th में भी पढ़े ये चीज, एज द सॉरी 10th में, 11th तो आप पढ़ ही रहे हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सही बात है। आप जब एक बकेट ले लेता मैं, जैसे ये एक आपके पास बकेट है, इसमें वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स चलिए आपने ऐसे ऐसे जोड़ ली, ठीक है, अब आपको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल और थोड़े से टूटेंगे, और उनमें रिलैक्सेशन आएगा, और दूर जाएंगे, तो जब ये दूर जाते हैं तो इनका जो आयनाइजेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि वो किसी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है उनकी, ओके। और फिर क्या बोला है, हाउएवर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड द OH माइनस आयंस आर इक्वल, हाँ, क्योंकि वाटर जो है हमारा प्रॉपरली बैलेंस रहता है, तो H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन हमेशा सेम होंगे एट एनी टेम्परेचर, ओके। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द प्योर वाटर, ओके। तो ये बेसिकली हमारा ऐसा है, देखिए ये हमारा मान लीजिए के है, के की वैल्यू एक कंसंट्रेशन है, ये दो कंसंट्रेशन डिवाइड बाई तीन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू चेंज, इसकी वैल्यू चेंज, और इसकी वैल्यू चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर का फंडा ले लें, क्योंकि हमारा जो वाटर का केस है उसमें टेम्परेचर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा आयनाइजेशन बढ़ जाता है, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, ओके। तो इसमें जो हमारा के है हम उसको पीए से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये कैसा है,
तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। पहले ले लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये आपने पढ़ा होगा, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁷। तो देखिए, आपको जब पीएच से कंसंट्रेशन लिखना होता है ना, तो उसको आपको लॉग करना पड़ता है। ओके, तो पीएच बेसिकली होता है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद में और आपने एक चीज पढ़ेगी, एंड KW वाटर का कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का वो होता है, प्रोडक्ट होता है। उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14, क्योंकि H की इतनी है, इसकी इतनी है, तो सिंपल कैलकुलेशन की। ठीक है, अब चलिए जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि जब हम हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो हमारा KW क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। KW इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगी वो क्या होगी हमारे, ग्रेटर देन हो जाएगी 10⁻⁻14 से। समझे कैसे? क्योंकि आपने हीट करा तो उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। ओके, तो एस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोनों सेम है। तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी 10⁻⁻14 से। ठीक है, तो इसके साथ हमारी कंसंट्रेशन एक, सिर्फ हम वाटर का ले रहे, देखिए आप पूछा भी पीएच बोला ऑफ वाटर, H की बोला, POH माइनस नहीं बोला। अगर पीएच बोला रहता तो हम हाइड्रोजन लेते, सॉरी H प्लस आयन लेते। चलिए मैं उसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। H प्लस की हमारी ग्रेटर देन 10⁻⁻7, आप मान के चलिए भी मैंने H प्लस क्यों लिखा, आप ये सोच रहे होंगे, मैं बता रहा आपको। तो देखिए, व्हेन वी आर आस्क्ड फॉर पीएच, वी कैलकुलेट, ये मैं बता रहा आपको, ये नोट कर लीजिए आप थोड़ा सा, इससे आपको वो कब पीएच कब POH निकालना है ये इजी पड़ेगा। वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, एंड फॉर P ऑफ OH, ये भी होता है, आपको ये भी याद रखना। ओके, तो OH माइनस आयन के लिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिखना पड़ता है, पीएच P ऑफ OH। बेसिकली बेसिस के केस में निकालते हैं हम, बेसिकली एसिड के केस में निकालते हैं, या फिर वाटर के केस में, हम दोनों ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 10⁻⁷ आ रही है, और हमारा जो पीएच होता है वो लॉग का माइनस होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी पीएच की वैल्यू कम आएगी 7 से। ठीक है, तो ये इफेक्ट होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द न्यूट्रल वाटर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्क करेंगे। आपको पीएच और कंसंट्रेशन के बीच में कंडीशन पता होगी, तो इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड के इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ओके, द के वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर, ओके इतना दिया है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द पीएच। ओके, तो देखिए सीधी बात, आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हेडिंग डाल रहा है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा easy। आपके पास वी हैव गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है, कंसंट्रेशन, सभी की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है कंसंट्रेशन। देखिए आपके पास जैसी दिख रहा है कंसंट्रेशन कहते हैं 0.1 मोल DN माइनस 2। ठीक है, तो देखिए डेसीमीटर है इसका। तो देखिए इस पे आप अभी फोकस मत करिए। जो पीएच होता है, पीएच प्रोपोर्शनल होता है के आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा माइनस होता है और लॉग आता है इसमें। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपको मैं चलिए अच्छे से पूरा सॉल्व ही करा देता है। ये डायरेक्ट कंडीशन होती है जिससे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा H3O पॉजिटिव होता है, देखिए ये जितने भी एसिडिक है ना, एसिटिक एसिड, फिर ये हमारा हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मिक एसिड, जब ये पानी में जाएंगे तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें हमको निकालना है। तो H2O का पॉजिटिव और उन एसिड का एक H, तो H3O पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है पता है, √KA × C। देखिए आप हमारा थोड़ा हम आयनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें हमें दो तीन रिएक्टेंट को जोड़ के जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो उसमें जो हमारा आता है वो के लगाते हैं हम, यहाँ पे KW नहीं लगा सकते क्योंकि वाटर ही नहीं है, वहाँ कुछ और भी। ओके,
तो जो हमारा कंसेंट ये हो जाता है के बाय, सॉरी, ये कंसंट्रेशन ऑफ एच थ्री पॉजिटिव, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट ऑफ के। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एच थ्री पॉजिटिव, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हमारी सेम ही रहेगी 0 पॉइंट ये वाली, तो ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हमारा जो, देखिए मैंने आपको सेवेंथ वाला क्वेश्चन में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था, तो मैंने वहां उतना वो नहीं समझा आपको जरूरी, हाँ, क्योंकि वो आपको सभी को पता है पीएच पर, यहाँ में लिखा ही दे रहा है। यहाँ देखिए पीएच की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच सी ओ पॉजिटिव होता है। देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ भी होगा आपको, कहाँ लिखा था मैंने, तो देखिए ये देखिए मैं लिखा था पीएच की वैल्यू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स होता है, तो निगेटिव ऑफ लॉग की वैल्यू होती है पीएच की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इससे आपको क्या पता है, देखिए इधर सीधे सीधे दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट है। लार्जर लार्जर द वैल्यू ऑफ के, इतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, लार्जर वेल दी कंसंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है लोअर विल बी पीएच। समझे आप क्या बोलना चाहा मैं, यहाँ वैल्यू बढ़ाओगे तो ये निगेटिव के कारण जो पीएच हो जाएगी वो वैल्यू कम आ जाएगी। तो ऐसा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये वैल्यू दी हुई है आपके पास, ये वैल्यू दी हुई है आपके पास, और ये वैल्यू दी हुई है आपके पास। मैं हाईलाइटर यूज कर लेता, इसको इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा क्लमजी हो गया। ठीक है, तो देखिए एक ये वैल्यू दी हुई है, एक ये वैल्यू दी हुई है, और एक ये वैल्यू दी हुई है। अब आप इसमें सबसे जो छोटा वैल्यू है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी पीएच में। ओके, और जो सबसे कम है उसके सबसे, सॉरी, जो सबसे ज्यादा है जिनके कंसेंट्रेट के की वैल्यू उसकी सबसे लोअर पीएच होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, यानी कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, तो मुझे इसका आंसर डी लग रहा है। तो फॉर्मिक एसिड एसिड की सबसे ज्यादा होगी, फिर एसिटिक एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड सी ओ एच, सी एच थ्री सी ओ एच, और एच सी एल ओ, इस तरीके से। तो वो इजी था ये, इसका ऑप्शन मार्क कर देता हूँ, ये डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी इजी है, बस थर्मल इक्विलिब्रियम के आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तो बहुत इजी है। जैसे ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा है पर बहुत इजी, मैं आपको बताता कैसे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो K1 K2 K3 और तीन रिप्रेजेंटेटिव यानी का कांस्टेंट है। ओके, कुछ रिएक्शन है उनके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट भी है, जैसे कि अभी यहाँ मेरे को पेन यूज करना पड़ेगा। इसका हो गया हमारा K1, इसका हो गया हमारा Ka2, और इसका हो गया हमारा Ka3। ठीक, रिस्पेक्टिवली बोला, और हमें बोला है इनके बीच की रिलेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आप कुछ मत कीजिए, इसको वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, इसको थ्री मान लीजिए, और आपको ये वाली रिएक्शन इस तरीके से बनानी कि इन दोनों में कुछ आप मैनिपुलेशन करें तो आपकी थर्ड वाली रिएक्शन आ जाए, या फिर थर्ड और सेकंड को कुछ करिए कि फर्स्ट आ जाए, या फिर फर्स्ट और सेकंड करिए, सॉरी सेकंड और थर्ड को करिए कि फर्स्ट आ जाए। माइनस प्लस इनटू डिवाइड ये सब करने से आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है H2S इन इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेट H प्लस प्लस H ऑफ S माइनस। ठीक है, तो पहले हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं, जो हमारे पास वो क्या दिया हुआ, K1 की वैल्यू क्या आएगी, H प्लस आएगा, अपॉन में S नेगेटिव आएगा, और डिवाइड, देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में उतना गैस और लिक्विड का नहीं रहता फंडा। ओके, सब आयन के फॉर्म में रहते हैं, सभी का लेना पड़ता है H2S। ठीक है, बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा पार्ट रहता है उसको हमें गैसेस देखना पड़ता है। सेकेंड वाला जो है उसमें एच एस नेगेटिव है, एच प्लस है, प्लस एस टू माइनस है। ठीक है, तो इसका भी करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू कुछ इतना आता है, एच प्लस ये लिख दिए, और सबका देखिए कोफिशिएंट वन है, तो कोफिशिएंट तो आपको ऊपर डेल्टा एन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पर यहाँ किसी सब में वन है तो इजी है हमारे, चलिए और अच्छा हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हो गया, अभी सारी टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, और हम K3 भी निकाल लेते हैं। मैं रिएक्शन में लिख रहा, रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो रिएक्शन
के बेसिस पे क्या आएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर H2 माइनस डिवाइडेड बाय H2S। तो देखिए, अब आप पता है क्या क्या कर सकते हैं इसमें, जब आप रिएक्शन वन, व्हेन वी ऐड रिएक्शन वन एंड टू, आप एक बार रिएक्शन वन और टू को एक बार ऐड करके देखिए, चलिए ऐसी ऐड करके देखिए। तो H2S प्लस HS नेगेटिव आ गया, इक्विलिब्रियम कर लीजिए, H प्लस और H प्लस दोनों के देखिए, ये वाला H प्लस और ये वाला H प्लस, तो टू टाइम्स ऑफ H प्लस हो गया, प्लस H2 माइनस प्लस HS नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला HS नेगेटिव, ये वाला HS नेगेटिव कट गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप काट सकते हैं। ओके, तो देखिए H2S इन इक्विलिब्रियम विथ टू टाइम्स ऑफ H प्लस प्लस H2 माइनस। तो देखिए क्या दिख रहा है हमें, ये सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन लिखे हुए। तो आप वन प्लस टू कर सकते हैं, तो जो K1 है प्लस K2 करेंगे तो इसमें डायरेक्ट एडिशन नहीं होता। ओके, तो ये ऐड नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है पता है क्या, अगर आप रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो जो K की वैल्यू होती है A3, उसकी वैल्यू हो जाएगी KA1 इंटू KA2, इस तरीके से आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा हूँ मैं, acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concept? Okay, Arrhenius, Bronsted, Leonti concept, Lewis concept, Bronsted, Lowry, as well as Lewis concept, sorry। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे गला थोड़ा सूख रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूंगा, तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं अब पढ़ लिया तो इसको कर लेते पहले। तो एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस, ओके ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है हमारा BF3, ये BF3, ठीक है। तो ये हम किस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं, ये बोला है ना, तो इसका आंसर मुझे याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। इसका आंसर होता है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो लेविस कॉन्सेप्ट होता है उससे हम बता सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अ पॉजिटिवली चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या होता है हमारा ये, अ पॉजिटिव चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पेस्टिस एक्ट एज अ लेविस एसिड। और यहाँ हमारा जो BF3 होता है वो एक्ट करता है लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है पहली बात तो। आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो होता है ना, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, एक्स एज अ लेविस एसिड। ठीक है, तो BF3 जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, और जो बोरोन होता है उसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट है। ठीक है, और वो हमारा लेविस लेविस एसिड बना के BF3 बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो ये लेविस कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, 2 मिनट के लिए 1 मिनट का मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा जलपान करके आता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मेरा हो, मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। ओके, तो जब हम मिक्स्ड वॉल्यूम, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए जब बफर सॉल्यूशन उसमें जो NH4OH है और HCl की बात है, तो ये दोनों जब हमारे पास बच जाते हैं तो वो बफर सॉल्यूशन का, यानी कि उस टाइप से कहते हैं। इसके बहुत से केसेस होते थे, तो देखिए जैसे मैं 1 मोल ऑफ NH4OH 0.1, ओके 0.05 एंड 0.1, ओके 0.1 एंड 0.05, 0. ओके, सारे केसेस लेने हैं। ठीक है, तो अभी सारे केसेस लेने से अच्छा मैं बताऊं क्या, मेरे पास एक मैं आपको एक पहले इसका आंसर लिखा था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लाया आपने। तो देखिए, अगर मैं इसका सी ऑप्शन देखूं, सी ऑप्शन में क्या दिया है, NH4OH। मैं आपको भी देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है सर, आप पहले बताइए तो देखिए अपने पास, मैं समझाता हूँ। इसका लिखा है 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस, ओके ये हमारे पास उसकी मोलरिटी लिखी। और हमारे पास HCl जो दिया है उसकी दी हुई है 0.05 मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, क्या लिखा है, डेसीमीटर माइनस क्यूब। ओके, तो NH4 और HCl के हमारे पास दी हुई, तो क्या होगा, जो सी वाला केसेस है, ऑल
HCl बी न्यूट्रलाइज्ड। देखिए इसकी मोलरिटी कम है, इसकी मोलरिटी ज्यादा है। इस क्वेश्चन में देखिए इन दोनों की मोलरिटी सेम है तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये बफर तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में देखिए ये वाला तो बच जाएगा लेकिन ये वाला नहीं बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में देखिए ये वाला सफिशिएंट अमाउंट में और ये वाला उससे कम अमाउंट में, और दोनों देखिए अच्छे हैं, NH4OH और NHCl अच्छे हैं कंपाउंड्स जिससे हम बफर बना सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बाकी आप देखिए इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे ना, तो देखिए वीक एसिड है तो इसमें बफर सॉल्यूशन बनने की जो टेंडेंसी होगी थोड़ी सी कम होगी। ओके तो देखिए इसके ऊपर आते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैंने सी ऑप्शन कैसे चूज किया। ओके तो ऑल HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड क्या बनेगा इससे हमारा NH4Cl बनेगा। NH4Cl विल बी फॉर्म। तो फॉर्म होने पे क्या हो रहा है, तो देखिए जो हमारे पास NH4H है तो मान लीजिए 0.1 है और इसमें 0.05 है और वो उसके करस्पॉन्डिंग एक मोल पे एक मोल ले रहा है। देखिए लेफ्ट NH4OH विल बी अनन्यूट्रलाइज। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा जो NH4OH होगा देन द रिएक्शन सॉरी हमारे पास जो दिए ऑप्शन ऑप्शन सॉरी जूम इन हो गया थोड़ा सा। हाँ, ओके हमने थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया। ओके देखिए हाँ देन द ऑप्शन थर्ड में क्या था हमारा 0.1 मोल ऑफ NH4OH OH एंड 0.05 मोल ऑफ, मैं पूरा वो कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा आप समझ गए होंगे, HCl। तो ये हमारा विल फॉर्म बफर सॉल्यूशन। ओके तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ट्वेल्थ हो गया, सॉरी 12 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमें which of the following solvents is silver chloride soluble। ओके तो हमें सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करनी। तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारा जब भी किसी वाटर या फिर किसी सॉल्यूशन तो हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके तो ये कैसे हुआ, तो इसमें बोला है सॉल्वेंट आर मोस्ट सॉल्युबल। तो देखिए AgNO3 जो सॉल्यूशन उसमें उतना नहीं होता सॉल्युबल, एसिड में होता H2O है, ठीक है। H2O है, H2O तो अच्छा होता है उसमें बहुत सॉल्युबल होता है, लेकिन एक्वस अमोनिया होता है ठीक है, उससे भी अच्छा ये आपने पढ़ा होगा आप जब सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया होगा। इसमें जो KSP करके एक फॉर्मूला है के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैं रिएक्शन लिखवा रहा एजी में जब आप 2 टाइम्स ऑफ NH3 डालेंगे, ठीक है। ये देखिए NH3 ये मोल ले रहे हैं हम, ठीक है। AgNH3 होल ट्वाइस ये फॉर्म करा और उसके बाद सी जो कंपाउंड होता है ये मोस्ट सॉल्युबल इन अमोनिया। तो ठीक है ये हमारा NH3 एक्वस, ये हम जब सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें मोस्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट है ये। हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके तो चलिए 13 पे हेडिंग डालते हैं, व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.01 मोल पर डे। ओके ये हमारी कंसंट्रेशन दी है और हमें CH3COH की pH निकालनी है। ओके सिंपल इजी है, इजी इजी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाना है खत्म करना है। पर इसमें ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने बताया था ना कुछ कुछ चीजें कैलकुलेशन की कैलकुलेशन वाला अच्छा पार्ट है इसमें, ठीक है। जैसे ये H2 हो गया, इसके अगर हम इक्वेशन लिखे तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा अभी, ठीक है। हाँ ओके इतना छोटा ठीक रहेगा, अभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। H2 पॉजिटिव हो गया तो ये क्या मतलब था, जब H2 में जाता है तो H3O पॉजिटिव, अपने क्वेश्चन में करा था जिसमें सभी के H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से हम कुछ कुछ फॉर्म करना था, इसी इसमें करा था। ओके ये हो गया। तो देखिए पहले हम क्या लिखते, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं T1 मान लेता हूँ। T1 ये हमारा इनिशियल हो गया, ठीक है। इनिशियल जो हमारा कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि अबंडेंट है ना, और ये 0 0। लेकिन जब T2 होगा एट इक्विलिब्रियम, ओके इक्विलिब्रियम ये लिख देता, तो यहाँ पे कितना होगा 0.01, इसमें से कुछ गया -x। ओके इसमें से कुछ ये मात्रा में है, कुछ मात्रा में CH3COH का कुछ कंसंट्रेशन चला गया और इसमें कुछ x बन गया, इसमें x बन गया, क्योंकि दोनों का सभी का कोफिशिएंट 1 1 है तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए इसमें हम क्या बताते के हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये कितना हुआ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो सभी की वैल्यूज रख लेते हैं, x² अपॉन में हो जाएगा 0.01 - x, ठीक है।
तो अब देखिए, अब आपके पास पता क्या, वी हैव टू डू सम अजम्पशन। तो मैंने ये क्या लिखा, तो अजम्पशन से हमारा ये तात्पर्य है कि अगर आपके पास वैन एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.01 होती है, ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना 0.01, एक्स की वैल्यू सिर्फ 0.01 होती है, देन 0.01 माइनस एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 0.01 ही ले लेते हैं ना, हम उसे ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर लेते हैं उसके टर्म में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना दिया 5, देखिए जो ये दिया रहता है के की वैल्यू वही लिखते हैं हम, क्योंकि वही तो निकाला गया है। तो ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि जो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी उसी से हम पीएच निकाल पाएंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। तो एक्स की कंसंट्रेशन आ गई, तो लेकिन हमें जब ये किसकी आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आ गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास H प्लस आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, तो पीएच निकालेंगे, तो पीएच की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, इजीली पुट करेंगे आप, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिखेंगे, और ये जब आपका आंसर आएगा तो इसका आंसर कुछ ऐसा आता है 3.4। तो ये आपकी ऐसी कुछ कंसंट्रेशन आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो कितना इजी था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो भी ऐसे कंसंट्रेशन वाला है वो करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बाइंड अप करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है K for CH3COH is 1.8 into 10 to the power minus 5 and Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power minus 5. Okay. The pH of the ammonium acetate will be. Okay. ये लिख ले रहे हैं। pH का एक फॉर्मूला लिखा है मैं आपको, आप बस देखिएगा ये क्या होता है, PKW प्लस PKA माइनस PKB। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये आपके पास देखिए जो फॉर्म, ये ना हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, आपको कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव कराए होंगे आपके जिनने भी आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको बस यहाँ पे सिंपली पुट करना है, के दिया है, के भी दिया है, पीएच ऑफ द अमोनियम एसिटेट पूछा है, ओके। तो हाफ लिखेंगे, पीएच ऑफ KW 14 होता है, ये सभी को पता है, माइनस लॉग पीएच ऑफ के निकालना है, हमारे पास के वैल्यू दी है, तो सीधे पीएच के लिए आपके पास अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे रखना है, लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, और माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है, लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। और आप जब इसको कर लेते हैं तब आपकी वैल्यू जो आती है वो 7 आती है। देखिए कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ रहा क्योंकि ये ऐसे से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए पीके भी कट गया, PKW डिवाइड बाई 2 7 आ गया, तो ये हमारा पीएच आ गया। तो पीएच तो 14 का आंसर हमारे पास आ गया थर्ड, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। और एक चलिए मैं लगे हाँ तो 15 क्वेश्चन कर लेते क्योंकि 35 क्वेश्चन है, तो आधा पार्ट यही हो जाएगा, कल हम ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ओके। ये ए है और ए बी से इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जी की रिएक्शन पे पूछा है व्हेन द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड, ओके। तो देखिए डेल्टा जी का रिएक्शन जो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT ln K होता है, ओके, ये सभी को पता है। तो एट टी स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन, कंप्लीशन की बात करें ऑफ रिएक्शन, जो हमारा कंसंट्रेशन यानी कोई भी हाफ, जब भी हाफ हो जाएगा, जब ए में से कुछ चला जाएगा और बी में कुछ बन जाएगा, तब की कंडीशन है एट हाफ, ओके। तब कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि आधा गया तो आधा ही तो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो के की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया, और हमें बोला है एट हाफ, तो हाफ हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे, तो वो मान लीजिए ए, एक मिनट एक के मान लीजिए इनकी वैल्यू होगी एक्स, तो ऊपर की वैल्यू जो बी होगी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और हम सबका मान लेते हैं 1 1 ही, क्योंकि रिएक्शन का कोफिशिएंट हमारे पास 1 ही दिया, एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब जब के की वैल्यू 1 आ गई तो डेल्टा जी की वैल्यू तो आपके पास समझ आ गया 0, क्योंकि लॉग ऑफ के इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। तो 15 का आंसर 1 होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, और अगले लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो इजी इजी क्वेश्चन ही होंगे। तो कितने क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है, कोई नहीं, इजी इजी है, ओके। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, कोई नहीं कोई नहीं, ट्राई करेंगे कल 2.5 लेक्चर्स में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली।
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।